स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू डिस्कशन। इसमें देखिए बिगिनिंग में करूंगा एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन से जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होता है, उसके बाद पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पॉसिबल आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन कर लूंगा। और उसके बाद मैं आपको वैसे अगर सजेशन मेरा यही है कि आप तीनों चैप्टर के फॉर्मूले आप याद कर चुके हैं, नहीं याद कर चुके हैं तो फ्लैश कार्ड है, आप उसे फटाफट देख के फॉर्मूले याद करके विद इन 1 आवर 3 चैप्टर्स को सीधे पीवाईक्यू लगा डालो। एक दिन से ज्यादा पहले 3 चैप्टर को देने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझ आना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द एम, यानी क्वेश्चन का टारगेट क्या है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन में फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ HCl और वो भी ml में। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्वेश्चन में डेटा मेंशन है जिससे आप सॉल्व करोगे फाइनली कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहां पे रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर, यानी अब आपको मेंशन है कि सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट दोनों का मिक्सचर कंप्लीटली 1 है, यानी दोनों का सम 1 है। किसी एक को x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, राइट। तो अब आप क्या लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट, मान लेते हैं कि जो वेट है सोडियम कार्बोनेट का, वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज x ग्राम। तो व्हाट इज द वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो देन सोडियम बाइकार्बोनेट विल वेट 1 माइनस एक्स। क्या हो गया 1 माइनस एक्स, राइट। अब यहां से x का वैल्यू निकालने का जो एसेंस है वो क्वेश्चन की आगे वाली लाइन में मेंशन है। क्या कह रहा है, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ या 2, यानी सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के मोल्स क्या है, इक्वल। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट is equal to the number of moles of sodium bicarbonate. Now what we are going to do, अब अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ केमिस्ट्री खत्म, सिर्फ मैथ्स है। अब कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन लास्ट में करनी है। तो अब देखो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बिकॉज बोर्ड में स्टेप मार्किंग है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जस्ट आपको ये सीखना है कि कैसे कैलकुलेशन को अवॉइड करना है, और पहले कैलकुलेशन करते ही फंस जाओगे, केओस हो जाएगा, राइट। देखो सोडियम कार्बोनेट का क्या हुआ, गिवन मास x and molar mass 106. Sodium bicarbonate is given mass 1 minus x, molar mass 84. कैलकुलेशन टफ नहीं है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इजी है। 84x ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 106 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 माइनस एक्स। तो 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। इसको यहां लेके आइए, 106 प्लस 84, एक आधा स्टेप में स्किप कर दूंगा तो 190 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट कम्स आउट टू बी 106 बाय 190। अब आप इस x की वैल्यू को यहां रख दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास, किसके, तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के। इट इज गिवन मास बाय मोलर मास। देखिए इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही रहना है। देखो मैंने कहीं भी कैलकुलेशन, ये दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन देखना लास्ट में कितना आसान हो जाएगा। x का वैल्यू हो गया 106 बाय 190, और वैसे आपको समझ ही आ गया होगा ये तो यही आसान हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट 1 बाय 190। अब इन बोर्ड्स आप इसे भी सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करना, क्वेश्चन में मेंशन है कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल है, तो बेशक आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं, आंसर विल बी 1 बाय 190। यहाँ आधा क्वेश्चन हो गया, बिकॉज अब इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालना है जो मोल कॉन्सेप्ट से आएगा। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या, कि जो सोडियम कार्बोनेट है इट रिक्वायर 2 मोल ऑफ HCl। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये इक्वेशन नहीं पता होती है, इसकी वजह से भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है, राइट। तो व्हाट इज स्टोइशियोमेट्री के या मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें जो भी वैल्यू निकालनी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, उनके मोल्स हमेशा क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। सोडियम कार्बोनेट डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो HCl का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, नीचे लिख दिया। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इट कम्स आउट टू बी 1 बाय 190। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बाय 2, ये उधर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए, इट कम्स आउट टू बी 2 बाय 190, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या होगा,
सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कैलकुलेशन करेंगे। इसके साथ इजी है, मोल मतलब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या कि 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर 1 मोल ऑफ HCl। तो यू कैन से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स कितने हैं 1/190, तो HCl के मोल्स भी कितने हुए 1/190। नाउ टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, जो टोटल मोल्स है HCl के वो जो रिक्वायर्ड है वो क्या है 1/190 from reaction with sodium bicarbonate and 2/190 by reaction with sodium carbonate. Total moles 3/190. Now, what is the formula for molarity? Number of moles by volume in liters. और क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इन लीटर्स विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बाय मोलैरिटी ऑफ HCl। क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी ml ऑफ, यानी वॉल्यूम ml में होना चाहिए, तो अगर ml में वॉल्यूम निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 1000 से। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, यानी क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है कितनी 0.1 एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 3/190। तो देखिए अभी तक भी मैंने कैलकुलेशन की नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1000। नाउ यू कैन सॉल्व। तो अब आपके पास आ गया 3000/19, राइट। तो 3000/19 अगर इसे मैं 20 मान लेता हूं तो क्या आ गया आंसर, कहीं ना कहीं 15 आ गया। तो अप्रॉक्स आंसर इज 15 ml, और 19 का टेबल अगर हमें आता है तो यू कैन इजिली सॉल्व, इट कम्स आउट टू बी 157 ml। तो मैं बोर्ड है लास्ट आंसर के भी हाफ मार्क्स होते हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा 19 एंड 13 का टेबल भी लर्न कर लें। तो 19 का टेबल याद होगा तो थिंग्स आर नॉट वेरी टफ। तो 19 1s are 19, देन रिमाइंडर इज 11 110, तो 19 5s are 95 एंड उसके बाद रिमाइंडर आएगा 15, 19 7s are 133, देन रिमाइंडर इज 13, 19 6s are 114, 130 आ रहा है, तो 157.6 ml इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो इसको एक बार खुद से भी सॉल्व करके देखना है, एक बार क्या 2-3 बार, क्योंकि कई बार देख के लगता कर देंगे बोर्ड में, बट आप सब इतना समझ चुके होंगे कि नहीं होता, फंस जाते हैं। तो एक बार हाथ से इस क्वेश्चन को मैं तो कहूँगा 2-3 बार निकाल लेना। सो नाउ लेट्स दिस अनदर एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑन हेनरीज लॉ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, H2S is a toxic gas having rotten egg smell used for qualitative analysis. If solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar, calculate Henry's law constant. Right? अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू किस में बतानी है, एटमॉस्फेयर में बतानी है बार में, तो हम दोनों में निकाल लेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन नीट में एज एन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, तो वहां आंसर बार में था, तो वी कैन फाइंड आंसर इन बोथ वेज। अगेन इस क्वेश्चन को पिक करने का एक ही पर्पस है कि कैलकुलेशन, मुझे यहाँ पे ये दिखाना है कि हाउ इन रियल टाइम आप बोर्ड्स में स्टेप वाइज काम भी कर सकते हैं और मार्क्स भी ले सकते हैं, राइट। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन में है इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो आपको लिए जो डेटा यहाँ यूजफुल है वो ये है कि यू हैव टू बी अवेयर कि स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू इन बार 0.987 बार। याद रखना भी इजी है, रिवर्स काउंटिंग है फ्रॉम 987 10987, तो 987 बार, राइट। नाउ अब क्वेश्चन में मेंशन है जो सॉल्युबिलिटी है वो 0.195 मोलर है। बाय डेफिनेशन व्हाट डज इट मीन, इट मींस 0.195 मोल्स of what H2S, moles of H2S gas dissolve in 1000 gram of water। तो जब भी मोलैरिटी मेंशन होती है कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब देखिए लिखना कैसे, बोर्ड्स में लिखना तो ऐसे ही है, बट सॉल्व कैसे करना है, जैसे आप प्रॉपर ऐसे लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या होगा, इट विल बी व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब क्या होता है, गैस वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होती है बिकॉज गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो वो जो डिसॉल्व होती है वो प्रेशर की वजह से ही होती है कि जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी गैस डिसॉल्व होगी, यही हेनरीज लॉ। तो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट का वो सॉल्वेंट कंपैरिजन में वेरी लेस होता ही है, यानी वी कैन इग्नोर, हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ H2S का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 0.195 मोल बाय डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इज 0.195 प्लस वाटर कितना हुआ 55.55, ठीक है। ऐसे तो आप अपनी कॉपी में आंसर कॉपी में लिखेंगे, बट रफ वर्क क्या करते रहेंगे साइड वाइज, तो मैं आपको बोलूंगा कि पीछे जो रफ पेज आपने सिलेक्ट किया होगा अपनी आंसर की कॉपी में बोर्ड्स में, उसमें आप एक रफ वर्क ऐसे कर लेना 0.195 बाय 55.5 को क्या लिखेंगे 1000 बाय 18, दिस इज ये तरीका है। वाई ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ये वैल्यू कमी है, आपको क्लियरली दिख रहा है 55 के सामने 0.19 मतलब 0.2 क्या ही है, 55 के सामने 0.2, इट कैन बी इग्नोर्ड। और आप देखना बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो अब 0.95 व्हाट आई एक्सपेक्ट कि 1 to 20 का टेबल याद होगा, तो 18 5 सा, ठीक है, तो 18 5 सा क्या गया 90, अब 18 9 सा 162, 162 plus 9 171 and then 17, 18 1 18 plus 17 is 35, right। तो 3.51 by 1000, तो 3.51 या 3.5 by 1000 आपके पास रफली आंसर आ गया, राइट। तो आपने ये वैल्यू सॉल्व करके अप्रॉक्स आंसर कितना निकाल लिया 3.5। तो बस अब आपके पास सॉल्युबिलिटी आ गई H2S की, H2S की सॉल्युबिलिटी है 3.5 into 10 raised to power -3, देख रहे हो कितनी कम वैल्यू आई है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, डेफिनेटली लेस देन 0.5 होगा, लेकिन ये कितना कम है बाय 1000। मैं आपको बोलूंगा कि इसे लिख दो यहाँ पे, दिस इज द सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन, राइट। अब मोल फ्रैक्शन जो है वो उसकी कोई यूनिट होती है, नो, बस हो गया क्वेश्चन। अब बाय हेनरीज लॉ, क्योंकि मार्क्स स्टेप के हैं तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बाय हेनरीज लॉ, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा डिस्कशन में, बिकॉज मैं ये भी सिखाऊंगा लिखना कैसे। बाय हेनरीज लॉ P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट ऑफ, जो ये होता है ये किस पे डिपेंड करता है, गैस के नेचर पे। तो हेनरीज कांस्टेंट फॉर H2S और पार्शियल प्रेशर ऑफ P इज इक्वल टू KHX, तो ये हो जाएगा, इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, राइट। तो अब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, KH विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, अगर एटमॉस्फेयर में आंसर निकालना है तो इट विल बी 1 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर चला जाएगा तो ये करीब कहीं ना कहीं 1000 हो गया, 1000 बाय 3.5। अब इसका आंसर गेस कैसे करना है, देखो सीधी बात है, 3.5 से डिवाइड करना मुश्किल है, इससे ज्यादा आसान है 3 से डिवाइड करना और 4 से। अगर इसे मैं 4 से डिवाइड करूंगा 250 आएगा, और अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा 333 आएगा, यानी 250 और 300 के बीच का कुछ वैल्यू, 3 और 4, ठीक है। तो मतलब 333 जा रहा है, तो उसके आसपास की कोई वैल्यू हम देख लेंगे। और मुझे पता है 35 3 105 होता है, यानी कि आंसर 300 से कम ही आएगा, राइट। तो मेरे को 333 333 और अगर मैं इसको 4 लेता हूं तो 250, इसके बीच का एक नंबर मैं पिक कर लूंगा, यानी कि 250 प्लस, देखो ध्यान समझना मैं क्या कर रहा हूं, 250 प्लस 330, इसको मतलब इसके बीच का एक नंबर पिक किया मैंने, मतलब कहीं ना कहीं मैं इसका क्या करूंगा, एवरेज निकाल लूंगा। तो 330 प्लस 250 का मैं कहूंगा बोर्ड में प्रिसाइज आंसर निकालने, तो एवरेज ही निकाल लो। तो 250 प्लस 330 कहीं नहीं 25 और 33 जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8 और ये 58 58 बाई 2, राइट।
कितना आ गया, तो यहां से अगर हम देखें तो 29 के आसपास आंसर आ गया। तो यू कैन से योर आंसर इज 290 एटमॉस्फेयर। तो ये आंसर है एटमॉस्फेयर में। नाउ 1 एटमॉस्फेयर इज 0.987 बार। ध्यान से सुनना, 1 एटमॉस्फेयर इज 0.987 बार। वैसे केमिस्ट्री के पेपर में काफी टाइम रहता है, ठीक है, काफी टाइम रहता है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई करके भी अपने को वही समझ आ रहा है कि 290 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 280 हो जाएगा। तो आंसर इज 280 बार। ठीक है, ये तो मैंने आपको रियल टाइम में कैलकुलेशन करके बताया, बट देखो ऐसे एक आधा क्वेश्चन ही होते हैं जिनकी कैलकुलेशन टफ होती है। मैं तो बोलूंगा इतनी प्रैक्टिस कर लो, आंसर ही याद हो जाए। जैसे इसका आंसर 282 बार है, बार में इसका आंसर क्या है 282। तो अगर वो आंसर ही याद कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन इजिली सॉल्व दिस। ठीक है, तो आई होप ये कैलकुलेशन हमें समझ आई होगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में डिस्कस करने का बस एक ही पर्पस है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, मतलब बस यहाँ पे आप यही सीखने वाले हैं ट्रिक कि कैसे सॉल्व करना है नंबर्स को, राइट। जैसे क्वेश्चन है, एक एलिमेंट ए और बी है जो प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं AB2 एंड AB4। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब ये फिक्स कर दिया है कि जब 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में 1 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं AB2, तो 2.3 का केल्विन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। बट अगर 1 ग्राम AB4 डिसॉल्व कर रहे हैं तो डिप्रेशन 1.3 है। तो जैसे ही लाइन फिक्स की इन 20 ग्राम बेंजीन, ये क्लियर हो गया है कि दोनों केसेस में वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, फिक्स्ड, राइट। तो दो, ये क्लियर हो गया, दो केस बनेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 5.1, क्या है 5.1 है। अब कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा क्या क्या मिस्टेक्स होंगी। अब क्या होगा, ये क्वेश्चन आप गूगल करोगे, वहां पे अलग अलग आंसर मिलेंगे। रीजन बीइंग क्या है, कहीं इसका वैल्यू जो केएफ है 5.4 लिया है, कहीं 5.1 लिया है, कहीं कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया है, कहीं कुछ अप्रोक्सीमेशन, इसलिए आपको आंसर्स अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस क्वेश्चन को आपको रियल टाइम में सॉल्व करके दिखाया जाए, और क्या अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना है या क्या लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी वो भी समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। डेल्टा टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज केएफ इनटू मोलैलिटी। बट क्योंकि यहाँ पे मोलर मास से रिलेटेड है तो मोलैलिटी को एक्सपैंड करना पड़ेगा उस फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ इज केएफ, व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होगी, you can say weight of solute by molar mass of solute into 1000 by weight of solvent. Almost everything is fixed except what, depression in freezing point. तो आप ये कह सकते हो केस 1, ठीक है, केस 1 कौन सा है, केस 1 वो है AB2 का। जब आप AB2 ऐड कर रहे हैं, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट इन दैट केस कितना है 1 ग्राम, और बाकी सब कुछ सेम है, KF is 5.1 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 20 ग्राम। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जा रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 2.3, कितना आ गया 2.3। तो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। अब आप देखो, ध्यान समझना मैं क्या कर रहा हूं। डेल्टा DF इज 2.3, KF इज 5.1, वेट ऑफ सॉल्यूट इज AB2 1 ग्राम, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 1 ग्राम बाय मोलर मास। मोलर मास मुझे चलो ऐसे लिख देता हूं अभी, AB2 इंटू 1000 बाय 20, ठीक है। अब देखो, बस अब कैलकुलेशन करनी है, इस पे फोकस करो एक मिनट। देखो क्या क्या सोचना है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये तो सबको समझ आ गया कि इट इज 50, व्हाइट ले लेते हैं, दैट विल बी बेटर। तो ये समझ आएगा कि ये तो 50 हो, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब देखो समझना क्या है कि 2.3 को क्या लेना है, तो सबसे पहले 2/3 को लिखना है 7/3, याद रखना है, ठीक है। 2.3 को क्या लिखना है 7/3, अप्रोक्सीमेट। कभी भी 0.3 होता है तो इट इज 1/3, क्या होता है 1/3, ठीक है। तो 1.3 इज 4/3 और 2.3 इज 7/3, ठीक है। इससे थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ AB2, तो मोलर मास ऑफ AB2 कम्स आउट टू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले, इसको यहां ले आएंगे, 7/3 को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया 5.1 इंटू 50 बाय
7/3 विल बी 3/7। ठीक है, मतलब ये जो 2.3 था वो नीचे आया, तो 7/3, अच्छा वो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ समझ आ गया कि 7/3 नीचे आ जाएगा, मतलब इट विल बी 7/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसे अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा कितना आ रहा है, अगर हम देखें डेसिमल गया 51 इंटू 5। अब 51 इंटू 5 इंटू ये 15 और इट कम्स आउट टू बी 15 बनजा, ये देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, 15 हो गया, 15 को 51 से 15 का टेबल सबको आता है, 15 बनजा 15, 15 5 जा 75 प्लस 5 80/7। तो मोलर मास ऑफ Ab2 comes out to be 805/7। तो 7 1 जा 7, देन 7 1 जा 7। अब क्या बचा हमारे पास, 7 1 जा 7 10, फिर 7 1 जा 7 और क्या हुआ हमारा 3, 7 5 जा 115। क्या आया 115 मोलर मास ऑफ Ab2। सेम वे आप मोलर मास केस 2 सॉल्व करते हैं। तो केस 2 में एक मिनट जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे सभी, देखिए सब कुछ सेम रहेगा एक्सेप्ट डेल्टा टीएफ। अब डेल्टा टीएफ कितना हो गया 1.3, तो आई गेस आप समझ गए हो कि दिस इज 1.3, दिस इज 5.1, दिस इज 1 मोलर मास ऑफ Ab4 इंटू 1000/20। ठीक है, कुछ नहीं करना है कैलकुलेशन का, बस आपको समराइज, आपको ये देखना है कि कितना इजी इसको कर सकते हैं। तो अब आप देखिए ये क्या हो गया 50, और देखा जाए तो डेसिमल हटा दिया तो 51 इंटू 5, 1.3 को क्या लिख सकते हो 4/3। हो गया क्वेश्चन। मोलर मास ऑफ Ab4 में एक साथ कर दे रहा हूं ये स्टेप, इसको इधर ले आए, 1.3 को नीचे ले गए, 51 इंटू 5/4/3। अब ये कहीं ना कहीं आप ऊपर कैलकुलेशन कर चुके हो। एग्जाम में टाइम कब सेव होता है, जब सेम कैलकुलेशन रिपीट होती है। तो जब ये आप सारा मल्टीप्लाई कर चुके हो तो कहीं ना कहीं आंसर क्या है 805/4। तो 805/4 कितना हुआ, तो यू कैन से इट कम्स आउट टू बी 4 2 8, 201। क्या आया 201, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। तो एक 115 आया, एक 201। तो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स एंड लेट्स सॉल्व इट। तो अब आपको क्या करना है, मास ऑफ Ab2, आपको पता है कि Ab2 का वैल्यू 110 है और Ab4 का वैल्यू देख लेते हैं कितना है 200, राइट 201 है, बट कैलकुलेशन पर्पज के लिए 200 ले लेते हैं, राइट। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, a + 2b 110, मास ऑफ A is A ग्राम, B is B ग्राम, 4b is 200। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल इट, व्हाट कम्स आउट टू बी हियर -2b, जो कितना हो जाएगा -90, कैंसिल इट, b is 45 ग्राम। और अगर आपने ये क्वेश्चन साल भर पढ़ाई की है, प्रैक्टिस किया एनसीईआरटी में जैसे, और तो बहुत बार अगर प्रैक्टिस की है तो इसका आंसर भी आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर इसका 46.6 ग्राम। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट भी वहां तक आया तो बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज दे नो कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, राइट। अब b की वैल्यू पता चल गई है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो b का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो a + 2 times of b, which is 45, it comes out to be 110. What is a? 110 minus 90. a is 20. यहां बहुत ज्यादा एरर आ जाता है, ठीक है। तो इधर एरर क्यों आया है बहुत ज्यादा, यहाँ एरर का रीजन क्या है, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं इधर एरर लिया है और डिवीजन में डेसिमल में भी चेंज आता है, एरर ज्यादा आता है। तो यहाँ आंसर कितना आ गया 20, बट एग्जैक्ट आंसर इसका कितना होता है 25.6 ग्राम। तो ये थोड़े डिफरेंसेस हैं, इसीलिए मैंने सॉल्व करवाया कि अप्रोक्सीमेशन से गलती होती है। और पता है इधर एक अप्रोक्सीमेशन से और बड़ी मजेदार गलती होती है, मैं आपको बोलूंगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करके देखना, इसीलिए क्वेश्चन पिक किया क्योंकि
ये क्वेश्चन ऐसा है अप्रोक्सीमेशन से बहुत गलत जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा ऐसे कर लें ना, 1.3 को 1.5 मान लें या 2.3 को 2 या 2.5 मान लें, तब निकाल के देखना बड़ा मजेदार आंसर आएगा। ठीक है, इसीलिए इस वाले क्वेश्चंस में जहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जहां पे छोटे छोटे मास से बहुत फर्क आएगा, वहां पे 1.3 को बेटर है 4/3 लो एंड 2.3 को 7/3। और मेरा एक सजेशन भी है कि कभी भी अगर 0.3 हो तो वहां 1/3 का एक फ्रैक्शन ऐड कर ही लो। कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं होती है, आप इसे घर पे 2-3 बार सॉल्व करिए। आफ्टर दैट आप खुद ही एनालाइज कर पाएंगे हाउ टू सॉल्व इट, इसको कैसे करना है। राइट नाउ अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब PYQs डिस्कस कर लेते हैं धीरे धीरे और समझना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है सॉल्यूशन चैप्टर में। ऑब्वियसली मैं मान के चल रहा हूं आपने फॉर्मूले सारे याद कर लिए हैं। व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर, ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इफ टेबल स्पून ऑफ शुगर इज एडेड। नाउ व्हाट इज शुगर, यहां पे समझ कंसेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट है शुगर इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे ही पता चल गया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, बस अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां से हमको क्या समझ आया, वी कैन से आंसर ए का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो क्या होगा। तो प्योर उसमें अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होगा, डिक्रीज। इफ यू वांट टू राइट मोर तो लिख सकते हो बिकॉज ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट इट ऑक्यूपाइज सब सरफेस एरिया, एज अ रिजल्ट लीविंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। बट लिखने की नीड नहीं है बिकॉज ये तब लिखना होता है जब ये पूछा हो कि वाई, क्यों डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना है एग्जाम में। कई बार हम लिख देते हैं ठीक है, फिर लास्ट में देखते हैं टाइम कम पड़ रहा है। वैसे केमिस्ट्री में टाइम कम पड़ता नहीं है। Which qualitative properties preferred for molar mass determination of macromolecules? कौन सी प्रॉपर्टी प्रेफर की जाती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से ये इस साल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सी प्रॉपर्टी प्रेफर की जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क का है, रीजन नहीं पूछा है वाई, बट कई बार ये एज अ रीजन भी 3 मार्क्स में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि why osmotic pressure method is preferred for determination of molar mass of macromolecules। तो उसका रीजन क्या होगा, तो इट हैज, यू कैन से इसके रीजंस भी आप याद रख ले तो बढ़िया है। तो इसका पहला रीजन है why it is preferred। फर्स्ट, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो पहला रीजन है डू नॉट एग्जिस्ट एट हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर, इन पे मैक्रोमोलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरा रीजन क्या है, वी कैन मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू CRT, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है विच इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी। मतलब हम अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ मीटर का स्मॉल चेंज भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन मेजर स्मॉल चेंज इन प्रेशर, तो ये एक फायदा होता है। Right, that's why it is preferred. Now, B part. Will the elevation in boiling point be same? Elevation in boiling point same होगा अगर 0.1 मोल ऑफ NaCl और 0.1 मोल ऑफ शुगर को ऐड करें। प्रिंटिंग एरर हो गया, दिस इज 0.1 मोल। ठीक है, तो क्या दोनों में सेम होगा, नहीं, क्योंकि NaCl इज अ इलेक्ट्रोलाइट जो डिसॉल्व हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, और शुगर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 2 बातें हमें समझनी है, मैं आपको बोलूंगा। शुगर का वेंटो फैक्टर होता है 1 बिकॉज ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आयनाइज नहीं होता, और NaCl का वेंटो फैक्टर क्या होगा 2। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वांटिटीज या पार्टिकल्स NaCl के ज्यादा हो जाएंगे, कीपिंग मोलैरिटी सेम या मोल सेम। दैट्स व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट NaCl का ज्यादा होगा। तो जितना पूछे उतना लिखो। क्या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, नो। किसका ज्यादा होगा, 0.1 मोलर NaCl has higher boiling point। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आप आंसर कॉपी में डिटेल में ही लिखेंगे। नाउ सी पार्ट, कैन वी सेपरेट कंपाउंड ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नो। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते ही वही हैं जिनको हम सेपरेट ही नहीं कर सकते,
उनका कॉम्पोजिशन वेपर फेस में क्या होता है, जब वो चेंज होता है तो विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन कंडेंस हो जाता है। तो एजेट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है, बिहेव एज अ प्योर लिक्विड एंड विच डिस्टिल्स ऑफ विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन, और जो दोनों क्या है, कोई कॉम्पोजिशन में बिना चेंज किए क्या हो जाते हैं, डिस्टिल ऑफ हो जाते हैं, राइट। तो वाई, बिकॉज देयर कॉम्पोजिशन बिकम्स कांस्टेंट, क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो राउल्ट्स लॉ पे न्यूमेरिकल आता है, बिकॉज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी, सीधे फॉर्मूला रखो, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ मर्करी। जो वेपर प्रेशर है वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस पे 17.5 mm ऑफ मर्करी है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जब हमने कितना ग्लूकोज ऐड किया है 15, और ग्लूकोज का मोलर मास भी गिवन है क्वेश्चन में 180, इज डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। किसमें डिसॉल्व किया है, 150 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व। नाउ व्हाट इज द स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, P नॉट माइनस पी एस बाय P नॉट इज इक्वल टू XP। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, गिवन डेटास लिखेंगे, जो जो क्वेश्चन में गिवन है। लाइक आपको गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 17.5 mm ऑफ मर्करी, तो P नॉट गिवन है 17.5 mm ऑफ मर्करी। फिर उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 15 ग्राम। अगर एग्जाम में कभी डाउट आए कि पता ही नहीं चल रहा वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है, तो दो वेट गिवन होंगे, जो छोटा वेट होगा वो सॉल्यूट होगा, जो बड़ा वेट होगा वो सॉल्वेंट होगा। क्योंकि सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूट इज 15 ग्राम एंड सॉल्वेंट इज 150 ग्राम। Now what is the molar mass of solute? ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो गया, 180, एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर डिसॉल्व इन 150, 18 ग्राम, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन तो होती रहेगी, लेकिन मैं एक तरीका बता देता हूं कि कैसे आंसर आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं टाइम कम रहा है या मन नहीं कर रहा है कैलकुलेशन, देखो ऐसा होना नहीं चाहिए, 2-3 बार ढंग से प्रैक्टिस कर लेना और एग्जाम में कंप्लीटली करके आना, हाफ मार्क्स भी मैटर करते हैं, ओके। बट फिर भी मन नहीं कर रहा है तो बड़ा सिंपल है, P नॉट इज 17.5, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, यानी इसका आंसर थोड़ा सा कम आ जाएगा। थोड़ा सा कम क्यों, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 होती है और सॉल्यूट की वैल्यू तो 0.5 से कम होती है। तो आपको समझ में आ गया यहां से कि जो डिक्रीज है, ठीक है, दैट इज 1/3 ऑलमोस्ट, ठीक है, अगर XB की वैल्यू 1 होती है। ये आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, मेरी इस बात को थोड़ा सोचिएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने क्या आ गया सीधे कि W2 15 है, ये 150। अब मेरे को एक आंसर पता चल गया कि मेरा आंसर 15 mm आ जाएगा बस, ठीक है, थोड़ा सा डिक्रीज। अब सॉल्व करके चेक कर लेता हूं कि वो है या नहीं। तो व्हाट इज P नॉट, P नॉट इज 17.5, व्हाट इज PS कैलकुलेट करना है, व्हाट इज P नॉट, दैट इज 17.5 which is equal to XB। XB क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब तो मैथ्स है सीधे कैलकुलेशन, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, देन गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ वाटर, राइट। जो थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो सिर्फ डिवीजन में करना, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में मत ले जाना, ओके। पहला मेरा सजेशन यही है आपको कि डेसिमल में मत ले जाइए, थोड़ा बहुत जो सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये हो रहा है हमारा करीब, अगर हम बात करें तो 5 से हो रहा है, 5 3 15, 5 3 15 एंड 6, ठीक है। और अगर हम देखें तो पूरा ही चला गया 12, तो दिस इज 1/12। और इसको सॉल्व करें तो अगेंस्ट ये हम देखें तो 3 5 15, 3 6 18, 50/6। तो बस हमने लिख दिया 17.5 माइनस PS बाय 17.5, इट कम्स आउट टू बी 1/12 प्लस इसे 25/3 लिख देते हैं।
अब इसे हम फ्रैक्शन में ही सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखना, फ्रैक्शन में ही सॉल्व करने वाले हैं। कैसे हम इसको फ्रैक्शन में ही सॉल्व करने वाले हैं, जैसे 1/12 लिखेंगे, इसे लिखेंगे 12 इंटू 3, ठीक है। फिर क्या होगा 3 प्लस 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 क्या होगा, 12 का पहाड़ा तो आता है, 12 5 60, 12 2 24 प्लस 3 300, और ये देखो ये 12 से ये 12 चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर का 12 है, ये भी कैंसिल हुआ। अब 3 ऊपर आ गया, तो व्हाट इज दिस, 17.5 माइनस PS बाय 17.5 विच बिकम्स 3/303, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली, मतलब कॉपी में मत लिखना, बट हमें समझ आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1/100 है, ओके, या 1/101 एग्जैक्ट बोले तो। अब यहां से 17.5 माइनस PS किसके इक्वल आ गया, 17.5/101, क्लियरली दिख रहा है ना, कितना कम हुआ, 0.17, 17 पॉइंट उसमें से माइनस करोगे 0.17, तो क्या आंसर आएगा 17.4, राइट। तो दिस इज अवर आंसर। तो इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा कम करके लिख दो, बट अगर मैं एग्जैक्ट वहां बोल देता कि 17.5 को 17.4 कर दो तो थोड़ा आइडिया नहीं लगता, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो आप एवरी टाइम PS निकाल के देखिए कितना कम आ रहा है, ओके, एंड ताकि आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकें, भगवान न करे टफ कैलकुलेशन आए, बट अगर आए तो आप थोड़ा सा आइडिया गेस करके भी आप आंसर लिख सकें जो कि करेक्ट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट भी यूज किया कि भाई जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, तो P0 से तो कम ही आंसर, एंड वाइस वर्सा, क्वेश्चन में PS गिवन हो P0 पूछा हो तो थोड़ा सा ज्यादा लिख देना। Now let's discuss next question. Write the colligative property. Write the colligative property which is used to find molecular mass of macromolecules. Again repeat हो गया question. तो what is your answer? Osmotic pressure. Then non-ideal solution में what type of deviation shows formation of minimum boiling azeotrope? यहां मैं आपको बोलूंगा कि आप मान के चलिए क्वेश्चन आ ही रहा है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंसेस एंड एग्जांपल्स लर्न कर लीजिए, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के डिफरेंसेस एंड एग्जांपल्स आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है, ओके। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहां बनता है, राइट। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट कब डिक्रीज होता है, जब वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। वेपर प्रेशर कब इंक्रीज होता है, अभी तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूं हाउ टू थिंक इन द एग्जाम। ऐसे सोचेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मींस बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कब कम होता है, जब वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। वेपर प्रेशर कब ज्यादा होता है, जब दो पार्टिकल्स मिक्स होते हैं और उनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाते हैं। वीक कब होते हैं, जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव, यानी ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा है। ऐसे सोच के आप पहुंच सकते हो आंसर पे। तो यू कैन से इट इज शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो लिखना क्या है, सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन लिख देना, मार्क्स नहीं मिलेंगे, टीचर की मर्जी है, दे ना दे, पूरा लिखना पड़ेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो आपको पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के सारे डिफरेंसेस पता होने चाहिए। पॉजिटिव में सब पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, एनर्जी अब्सॉर्ब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, वेपर प्रेशर पॉजिटिव यानी इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, एंड दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ Na2SO4 was dissolved in 50 ग्राम of water assuming Na2SO4 complete ionization। मतलब इस क्वेश्चन में क्या यूज करना है, वेंटो फैक्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ मिस्टेक है वो यही है कि जो Na2SO4 है उसका वेंटो फैक्टर 3 है, ये आपको यूज करना है। अब बस हो गया क्वेश्चन। डेल्टा TF, पहले TF है या TB है ये देख लिया जाए। दिस इज डेल्टा TB IKB इंटू M, राइट। अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, IKB, मोलैलिटी क्या होगा, W2/M2 इंटू 1000/W1। अब KB का वैल्यू 0.52 51 देते रहते हैं, चेंज 54 डिपेंड ओवर क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं। तो डेल्टा TB
कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। आई का वैल्यू हो गया 3, केबी का वैल्यू हो गया 0.52। व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट? अब आपको दो वेट गिवन है, 2 ग्राम और 50 ग्राम। सॉल्यूट का वेट हमेशा क्या होगा? कम, और सॉल्वेंट का वेट क्या होगा? हमेशा ज्यादा। देन व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? सोडियम सल्फेट का आपको मास भी गिवन है, वाह, 142। नाउ यू कैन इजिली सॉल्व। तो डेल्टा टीबी, अब देखो यहाँ पे क्या है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे। मुझे डाउट है क्या आप इस क्वेश्चन के अगले पार्ट पे जाएंगे? पता चला डेल्टा टीबी निकाल के छोड़ दिया, हाफ नंबर कैंसिल। व्हाई? इसीलिए मैं बोलता हूँ मेक इट अ हैबिट कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो अपने एग्जाम में तो पहले लिख लो क्या मेरा एम है, क्या मेरा टारगेट है। तो व्हाट इज द टारगेट, मतलब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे ही लिखने की हैबिट हो जाएगी ना, दिस वन इंपॉर्टेंट हैबिट जो इग्नोर नहीं करनी है, जैसे ही लिखने की आदत हो जाएगी ना, मिस्टेक मिनिमाइज हो जाएगी। डेल्टा टीबी नहीं निकालना है, टीबी निकालना है। तो डेल्टा टीबी तो यहां से आपने सॉल्व कर लिया, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमें दिख भी रहा है 0.52 और 50 यहां से, और ये 71 एंड 71/3। और अगर हम बात करें तो दैट कम्स आउट टू बी, इधर हटा देते हैं, इसे मैं 100 कर देता हूँ, इसको अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर रहा हूँ। 3 2 6, 6/70 इंटू 100। तो यू कैन सी कि डेल्टा टीबी इज वेरी वेरी लेस। जो डेल्टा टीबी का वैल्यू है ये बहुत ही कम आ रहा है, और ये इसलिए कम आ रहा है बिकॉज मैं 1000 को मिस कर गया हूँ। तो ऐसा सिली मिस्टेक आप एग्जाम मत करना। यहाँ पे आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। मैं वही सोच रहा था क्या गलती हो रही है। तो 60/70, 6/7, यानी कि 7 अब 60 हो जाएगा। तो 7 7 49, 7 8 56, तो 0.85 आ गया। तो 0.85 इज डेल्टा टीबी। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? टीबी। तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है? टीबी माइनस टी नॉट, यानी कि टीबी किसके इक्वल हो जाएगा? टी नॉट प्लस डेल्टा टीबी। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 373 केल्विन प्लस 0.85। दिस इज 373.85 इज योर आंसर केल्विन में, राइट? तो अगेन अगर आप देखें तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। मतलब व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज पीवाईक्यूज, इसका डिस्कशन करने का यही पर्पस है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि यू हैव टू फाइंड, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद कर लिया और क्या गिवन है वो आइडेंटिफाई कर लिया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जैसे स्टेट राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ स्टेट करना है। तो व्हाट राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये राउल्ट्स लॉ कह रहा है। लेकिन ये तो किसके लिए था? नॉन वॉलेटाइल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है? क्वेश्चन किसके लिए? वॉलेटाइल के लिए। तो वॉलेटाइल का राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? P इज, जैसे फॉर्मूला लिख देता हूं, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, यानी कि राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction of that solvent or component, right? This is your Raoult's law for volatile solute. और non volatile क्या कहता है? Relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. Characteristics of the solution which obeys Raoult's law at all concentration. दो characteristics लिखो जो हर पॉइंट पे राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं, यानी कि वो इनडायरेक्टली आपसे, आपको प्रेडिक्ट सोचना है खुद से वो क्या पूछना चाह रहा है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे, इंटरप्रेट करना है। ही इज आस्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो मिक्सिंग पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग रिमेन सेम। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो या इंटरैक्शन कह सकते हो। तो यू कैन से forces of attraction before mixing and after mixing, mixing से पहले या mixing के बाद क्या होगा? सेम होगा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। यानी कोई नए बॉन्ड्स बनते नहीं है, ना ही ब्रेक होते हैं, नो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, नो ब्रेक, यानी डेल्टा एच क्या होगा, जीरो। वॉल्यूम ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, यानी वॉल्यूम इज ऑल्सो जीरो। तो इस तरीके से लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट रिमेन सेम, सब कुछ सेम, ग्राफ भी बना सकते हो, मतलब देयर आर मेनी डिफरेंसेस, आप कोई भी दो लिख देना। मेन है कि इसको आइडेंटिफाई करना, समझना कि वो एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है। तो ये पता होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल concentrations. Now, 4% solution of sucrose in water has a freezing point of this. Calculate freezing point of 5% glucose in water. 4% solution का तो freezing point इतना है, तो अगर 5% होगा तो उसका freezing point क्या होगा। जब भी दो डेटा गिवन हो तो समझ लो कोई एक वैल्यू मिसिंग है। जैसे यहाँ पे KF मिसिंग है, इस क्वेश्चन में KF का डेटा मेंशन नहीं है, आप खुद से यूज भी नहीं करना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको यही बोलूंगा, किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे पे मत डालना, डिवाइड करना इज द बेटर सॉल्यूशन, राइट। तो यहां पे देखिए हम दो केस बनाएंगे, केस 1 एंड केस 2। 4% solution weight by weight, what does that mean? 4% solution मतलब 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज, यानी वेट ऑफ सोल्यूट इज 4 ग्राम। परसेंट मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से सुनो, 4% मींस 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 में अगर 4 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, 96 ग्राम। ये समझना है हमें। हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271.15 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट है 271.15 केल्विन, और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी T नॉट मेंशन है 273.15 केल्विन। नाउ व्हाट इज डेल्टा TF? डेल्टा TF क्या हो गया, T नॉट माइनस TF। व्हाट इज T नॉट, 273, व्हाट इज TF, 271.15। तो क्लियरली 2 केल्विन या 2 डिग्री सेल्सियस का आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। तो आपके पास एक इक्वेशन भी बन गई क्या, डेल्टा TF। पहले देखो फॉर्मूला जरूर लिखना, मैं यहां नहीं, चलो मैं भी लिख देता हूं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1, राइट। तो डेल्टा TF इज KF इंटू W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1। अब आप क्या करने वाले हैं, डेल्टा TF का वैल्यू रखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF? हमने निकाला है 2, तो रख दिया 2 इज इक्वल टू KF। व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट 4। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सुक्रोज गिवन है क्या, अरे वाह, आपको M2 भी मेंशन है 342। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो विद यूनिट्स एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है आपके सामने, PYQs हो रहे हैं। तो 4/342 और इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1000, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 96। दिस इज इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है दोबारा, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, केस 2 बना देते हैं। केस 2 में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट है 5% ग्लूकोज, 5% मींस 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, 100 में से वेट ऑफ सोल्यूट माइनस करो 95। अब वैल्यूज रख देते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF 5 बाय व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मेंशन है क्या, वाह मेंशन है, 180। ठीक है, तो ये आ गया 180 इंटू 1000 बाय व्हाट इज द वैल्यू, क्या वैल्यू आ गई, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज नाउ 95। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इट्स टाइम टू सॉल्व। अब इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड ही करना, कुछ और कर दिया ना गलत हो जाएगा, सिंपली डिवाइड इट। ओके, तो मैं आपको इसे डिवाइड करके दिखाता हूं। तो ये दो यहीं पे रख देते हैं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे ही रख लेते हैं। ठीक है,
तो देखो 2, देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 बाय डेल्टा टी एफ, 2 बाय डेल्टा टी एफ। या फिर मैं इस पूरी इक्वेशन में से ऐसा कर रहा हूं, आप समझ तो चुके ही हो, तो मैं ये लाइन गायब कर देता हूं, तो कहीं ना कहीं आपके को समझ आ जाएगा कि डिवाइड करना भी क्या है, इजी है। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं जो जो कैंसिल हो सकता है। ओके, केएफ से केएफ गया, 1000 से 1000 गया, वैसे मैं 96 से 95 भी कैंसिल कर दूंगा क्योंकि 1 ही आ रहा है, अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग। अब 4/342 और ये बचा जो कि ये सॉल्व हो गया 2। ओके, तो अब आप देखो कितना इजी हो गया आंसर, 1 बाय डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2/342 इंटू 5/180। नहीं हो गया ना आसान, तो यहां से ये हो गया 2 1 2, अब तो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, 171। तो ये भी दिख रहा है ये 171 है और ये 180 है और ये 5 है, तो 171 और 180 1.1 के आसपास मान लेते हैं, 17 का पहाड़ा तो आता भी है। आप इतना अप्रोक्सीमेशन तो कर भी सकते हो बच्चों, है ना, इतना तो कर सकते हो, इसको 170 मान के 18/17, तो 17 1 जा 17, तो हमें दिख भी रहा है कि ऑलमोस्ट 1.1 है, तो 1.1। और अब डेल्टा टीएफ निकालना है, तो व्हाट डज डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ इज 5 इंटू 17/18 कर देते हैं। 17 इंटू 5 कितना होता है, 85/18, तो डेल्टा टीएफ कितना होगा, 18 का टेबल तो अपने को आता ही है, तो वैसे यहां से ज्यादा इजी हो रहा था, 1 मतलब 5 के आसपास आ रहा था, ठीक है, 5 से थोड़ा सा कम, तो ठीक है, 18 4 सा 72, 18 का टेबल आता है अपने को, 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, तो 18 का टेबल आ गया, 18 4 सा 72, उसके बाद 13 18 48 आ गया। डेल्टा टीएफ इज 4.8, कितना आ गया, 4.8। दिस इज डेल्टा टीएफ। क्या आप यहीं रुक जाएंगे, नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि क्वेश्चन में पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टारगेट, मतलब मेरा एम क्या है, टीएफ निकालना है, डेल्टा टीएफ निकालना नहीं है, क्या है, टीएफ। तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ इज टी नॉट माइनस टीएफ। व्हाट इज टीएफ, टी नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। व्हाट इज टी नॉट, गिवन है क्वेश्चन में 273.15। व्हाट इज डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ कितना आया हमारा, 4.8 लिख देते हैं। नाउ व्हाट इज योर आंसर, अप्रॉक्स कितना आंसर हो गया, अगर हम बात करें 5 3 एंड 8 268.5 केल्विन, अप्रॉक्स लिख देना, ठीक है, ब्रैकेट में अप्रॉक्स वर्ड जरूर यूज कर देना। तो जस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल आप इजीली कर सकते हो। तो अब मैं ये बोलूंगा कि जस्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे रोक देना है स्लाइड और चेक करना है कि आप इसे कर पाओगे, और फिर उसके बाद मेरी कैलकुलेशन से आपको इसको क्या करना है, मैच करना है। पढ़ते हैं। The vapor pressure of pure liquid X and Y at 25 degrees Celsius is 120 mm of mercury and 160 mm of mercury। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्योर X और प्योर Y का वेपर प्रेशर गिवन है। इफ इक्वल मोल्स ऑफ X एंड Y आर मिक्स्ड, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X और Y इक्वल मिक्स हैं, क्वेश्चन में कभी भी इक्वल गिवन हो, तो मेरा सजेशन है उसको 1 मान लो। 1 मानते ही क्या फायदा हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस वाई, क्या हुआ 1/1 + 1, राइट, कैलकुलेशन इजी हो गया ना। सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई कितना हो गया, अगेन इट इज 0.5। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालना है, पीएस। तो ये राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल का न्यूमेरिकल हो गया, आपको पीएस निकालना है, तो अब आप फॉर्मूला लगाओ, PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। फिर अब आपको PA क्या होता है, P0A XA, PB क्या होता है, P0B XB। बस अब वैल्यूज डालते जाइए,
व्हाट इज पी नॉट ए, क्वेश्चन में वो पी नॉट एक्स, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है एक एक्स और एक वाई है, तो ए और बी को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यू कैन से इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय एक्स एंड वाई। ठीक है, किससे रिप्लेस करना पड़ेगा इसको, एक्स और वाई से रिप्लेस, तो इट इज एक्स इट इज वाई, कोई ऐसे मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 120, मोल फ्रैक्शन 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई 160, मोल फ्रैक्शन 1/2। मेन है कि स्टेप वाइज मार्क है, स्टेप वाइज लिखना आना चाहिए, तो इट बिकम्स 60, इट बिकम्स 80, 140 mm ऑफ मर्करी इज योर आंसर। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल जो आया बिल्कुल क्या है, फॉर्मूला बेस्ड आया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन 19.5 ग्राम यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, लिखते जाओ अब तो धीरे धीरे आई है, मैंने आपको बोला ये बोर्ड्स में सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला याद कर लो बस क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूले में वो क्या बताता है ये भी याद होना चाहिए। When 19.5 gram of FCH2COH molar mass, this is molar mass of solute यानी M2 is dissolved in 500 gram of water यानी कि ये weight of solvent हो गया। The depression in freezing point is observed to be 1 degree Celsius यानी डेल्टा TF मेंशन है 1 degree Celsius। This is very important point। ये गलती है जो बच्चे करते हैं, डिग्री सेल्सियस में गिवन है केल्विन में चेंज कर देते, गलती है, ये चेंज है, चेंज डू नॉट चेंज। भाई किसी का फ्रीजिंग पॉइंट है 5 और बाद में हो गया 3, कितना डिक्रीज हुआ 2, बताओ ये सेल्सियस में या केल्विन में हुआ, सेल्सियस में 2 का हुआ, अब केल्विन में देखते हैं 5 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन कितना हुआ 278, 3 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में कितना हुआ 276, डिक्रीज कितना हुआ 2, तो चेंज डू नॉट चेंज, तो आप मत करना ये चेंज। तो डेल्टा टीएफ 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इज सेम। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज द एम ऑफ द न्यूमेरिकल, एम ऑफ द न्यूमेरिकल इज टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। ओके, के फॉर वाटर, वाटर के लिए के गिवन है 1.86 केल्विन पर केजी पर मोल है, ठीक है। ओके, नाउ अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम बोलेंगे आई निकालना है। जब भी क्वेश्चन अल्फा का आ जाए ना, तो आपके माइंड में व्हाट यू हैव टू थिंक, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। क्या कैलकुलेट करना है, वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट, पी वाई क्यू ही है तो ध्यान से देखना इसको, तो यू हैव टू कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्या, डेल्टा टी एफ इज आई के एफ इंटू मोलैलिटी, एंड यहां पे क्या होगा आई के एफ, मोलैलिटी क्या हो जाएगा W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1। वैल्यूज डाल दे सारी, ठीक है, तो सारी वैल्यूज डाल देते हैं। डेल्टा टी एफ कितना आ गया 1, और आई कैलकुलेट करना है, KF इज 1.86। देखो अगर आपने क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्या क्या गिवन है, तब तो न्यूमेरिकल आपके लिए इजी हो गया, और अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा तो न्यूमेरिकल आपके लिए टफ हो गया, तब ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया था। क्योंकि अब देखो कुछ बचा नहीं है, अब केमिस्ट्री खत्म, मैथ्स चालू, तो अब आप क्या करोगे, अब आप फटाफट सॉल्व कर दोगे। इट कम्स आउट टू बी 2, इट कम्स आउट टू बी 39। नाउ अब वेंट ऑफ फैक्टर आई निकालना है, 39 ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 1.86 इंटू 19.5, ठीक है। अब इसको 20 और इसको 40 मतलब अप्रोक्सीमेट हो गया 2 बाय 1.86, ठीक है, यानी कि 200 बाय 186। It means it can be written as 100 by 93. This is your vendor. अब आपकी मर्जी, आप इसे सॉल्व करें, मैं तो यही बोलूंगा मत करना।
आई इसको ऐसे ही रहने दो। अब आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। तो अब नेक्स्ट पेज में यानी अभी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा फ्लोरोएसिटिक एसिड या 2 फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये इक्वेशन क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखने के मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसे लिखनी है आपको, CH2CO माइनस और H प्लस, राइट। इनिशियली मान लेते हैं कि इसके 1 मोल्स हैं और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है तो इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ओके। अब यहां पे अगर हम बात करें तो यू हैव टू सॉल्व वेंट ऑफ वेक्टर विच इज व्हाट, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स एसिटिक एसिड के 1 माइनस अल्फा हो जाएंगे, आयन का अल्फा और H प्लस का अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो वेंट ऑफ फैक्टर इज 1 प्लस अल्फा। व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, 100 बाय 93, इसीलिए मैंने बोला था डिवाइड मत करना। तो व्हाट इज अल्फा, ठीक है। अगर हम बात करें तो अल्फा क्या आएगा, तो यू कैन से अल्फा इज 100 बाय 93 माइनस 1, इस 1 को उठा के यहां ले आया तो ये कितना हो गया 100 माइनस 93 बाय 100, अल्फा इज 7 बाय 100, ठीक है। अल्फा क्या है 7 बाय 100 यानी 0.07। देखो अगर वहां आप डिवाइड कर देते तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते आप, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 7%। परसेंटेज अल्फा अगर पूछा हो तो अल्फा इंटू 100 यानी 7 बाय 100 इंटू 100। तो बट ये कि अप्रॉक्स जरूर लिखना, है ना, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन तो किया, ऐसी बात नहीं है। 19.5 को 20 माना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। और ये यहां से ये भी समझ आ रहा है कि कब आपको पूरा सॉल्व करना है। वैसे कभी भी मैं तो ये सजेस्ट करता हूं बच्चों को, कभी भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो ही मत, लास्ट में ही कैलकुलेशन करो, क्योंकि पहले गलती हुई, हर स्टेप में गलती होती चली जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे। और लास्ट में सॉल्व करोगे तो लास्ट में हाफ मार्क कैंसिल होगा, तो ये भी मार्क्स बच जाएंगे। तो हमेशा कैलकुलेशन कहां करनी है, एंड में करनी है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द एम ऑफ द क्वेश्चन टू फाइंड डेल्टा टीवी। सजेशन यही है, क्वेश्चन पहले खुद लगाओ, नहीं होता उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तरीका क्या है सॉल्व करने का, पहले एम लिखो, फॉर्मूला लिखो, सॉल्व करो, कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैच कर लो, राइट। ऐसा नहीं है कि पूरा वीडियो बिंज करना है, देखना है, नहीं, क्वेश्चन देखो सॉल्व करो, क्वेश्चन देखो सॉल्व करो, हो सकता है नीड भी ना हो सॉल्यूशन देखने की। तो कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मोलर मास गिवन है 120 ग्राम, यानी सॉल्यूट का मोलर मास है 120, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है कितना 100 ग्राम। Assuming MgSO4 undergoes complete ionization, यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि MgSO4 आयनाइज होता है Mg2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में, मींस इसका वेंट ऑफ फैक्टर होगा 2। ये खुद से सोचना है, ये खुद से सोचने वाला पॉइंट है कि MgSO4 इज का जब आयनाइज होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर इज 2। ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक भी है, बच्चा ये गलती कर भी देता है। और उसके बाद के बी गिवन है 0.52, ओके। अब हम सीधे फॉर्मूला लिख रहे हैं, डेल्टा टीबी इज आई के बी इंटू एम, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा डेल्टा टीबी इज आई के बी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके। अब हम वैल्यूज रख देते हैं, डेल्टा टीबी निकालना है, हाँ ध्यान से पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, टीबी नहीं निकालना, चलो एक स्टेप कम है। तो डेल्टा टीबी सॉल्व करना है, आई हो गया 2, केबी हो गया 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट है 4, 120 मोलर मास 1000, इसमें तो बच्चों कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, देखते देखते ही कर दिया होगा। ये 2 0 से 2 0, 0 से 0, ये 3 हो गया क्वेश्चन सीधा।
ठीक है, तो 2 इंटू 0.3 सा 3 टू 17.34। क्या लिखें, डिग्री सेल्सियस लिखें, केल्विन, कुछ भी लिख दो, चेंज डू नॉट चेंज, केल्विन और या डिग्री सेल्सियस वैल्यू विल बी सेम। ठीक है, तो आई गेस ये हमें समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एंड कर चुके हैं, तो सारे PYQs डिस्कस किए हैं एंड एट दी एंड अगर हम बात करें तो क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन कि जस्ट अगर मैं बात करूं सब पूरा अगर समराइज करूं कि हमको फॉर्मूले याद करने एंड उसके बाद उसके एक्सप्रेशन एंड यूनिट्स, और आपने देखे सारे PYQs फॉर्मूले बेस्ड हैं। अब एंड करते हुए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि आपको क्या क्या याद रखना है। लर्निंग पार्ट है पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस, लर्निंग पार्ट है उनके एग्जांपल्स, लर्निंग पार्ट है एजियोट्रॉप मिनिमम कौन बनाता है मैक्सिमम कौन बनाता है, तो इन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन पे शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, लाइक on mixing 10 ml of A and 10 ml of B we get 21 ml of solution, तो ये कैसा solution है। on mixing 10 ml of A and 10 ml of B we get a little cooler solution, ये कैसा solution है। helium is less soluble than hydrogen, तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू किसकी ज्यादा है। which method is preferred for determination of macromolecules, why osmotic pressure is method is preferred for determination of molar mass of macromolecules, what is the Ventov factor of acetic acid या what is the Ventov factor of MgSO4 या arrange the following in increasing order of boiling point melting point, मतलब Ventov factor पे बेस्ड। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जस्ट क्वेश्चन आंसर रीड करके भी आप आराम से कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आज डे 1 है आपका तैयारी का, आपको सिंपली सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं विद यूनिट्स, तीनों चैप्टर के सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स एंड फिर PYQ लगाना है, फिर उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते जाने हैं। कंसेप्चुअल पार्ट अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रो में कंसेप्चुअल पार्ट आता है SRP का समझने का, सॉल्यूशन में कंसेप्चुअल पार्ट समझने का आता है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड यू कैन से पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन और बेंटॉफ फैक्टर थोड़ा समझने का। काइनेटिक्स में समझने वाला पार्ट आता है अर्हीनियस और फर्स्ट ऑर्डर पे कैसे डिपेंडेंसी है। ठीक है, अर्हीनियस में हाउ टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन आर रिलेटेड, या कर्व्स को समझना, और सेम फॉर द जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर वहां पे समझना है, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स लर्न करने हैं। तो ये आप क्वेश्चन आंसर 2-3 बार रीड कर सकते हैं एंड कंसेप्चुअली एज सच अगर हम बात करें तो कोलरॉच लॉ पे वो जो एक क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन डाइल्यूशन, ये कंसेप्चुअल पार्ट बहुत ज्यादा बनता है। और अगर हम बात करें काइनेटिक्स में, तो काइनेटिक्स में कंसेप्चुअल पार्ट बनता है कि कैसे अगर वॉल्यूम चेंज करते हैं तो रेट चेंज होने से ऑर्डर क्या होता है, या इस तरीके से यूनिट से कैसे करना है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट बनता है। बट अदर देन दैट आप इजीली सब कर सकते हो। तो सबसे पहले फॉर्मूले, देन उसके बाद आपको क्या करना है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पढ़ देने। तो कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।